ये कहानी है गर्मी में आम खाकर सोने वाली बहू। दिशा की शादी एक अच्छे परिवार में होती है, जहाँ पर उसे अच्छे सास ससुर और पति मिला होता है। लेकिन दिशा के लक्षण कुछ अच्छे नहीं होते और वो घर में कुछ भी काम नहीं करती और उसे सोना ज्यादा पसंद होता है। दिशा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे यार राज, मैं अभी तो सोकर उठी हूँ, सुबह सुबह ही मुझे काम पर लगा दो। हाँ, मम्मी जी को बोल दो ना, वो बना देंगी। वो सुबह की उठी हुई हैं, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अपनी पत्नी के मुंह से ये जवाब सुनकर राज को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाहर चला जाता है और दिशा वापस से सो जाती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए पहले से ही चाय नाश्ता बना कर रखा है। अरे मम्मी, आपने क्यों चाय नाश्ता बना दिया? दिशा बस आ ही रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा दिन लगेगा एडजस्ट करने में। तुम चाय नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर देती हूँ। आप उसे थोड़ा अपने साथ रखा करो मम्मी। थोड़े तौर तरीके, घर के काम उसे भी सिखा दो ताकि ठीक से काम करने लगे। सब हो जाएगा बेटा, इतनी चिंता मत करो। नई नई शादी में ये सब होता है, धीरे धीरे बहू सब सीख जाएगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर राज उस समय के लिए तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अभी भी बनी होती है। अगले दिन दिशा दिन में 12 बजे उठकर आती है। उठ गई बहू, आज तो तुमने बहुत देर लगा दी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मम्मी जी, तबीयत तो ठीक है, वो आज उठने में थोड़ी देर हो गई। क्या बना रही हैं आप खाने में? बहू का सवाल सुनकर सास हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, राज सही बोल रहा था, मुझे इसे अपने साथ रखकर तौर तरीके सिखाने ही पड़ेंगे। इसे खुद खाना बनाना चाहिए और मुझसे पूछ रही है कि क्या बना रही हो। एक काम करती हूँ, मैं सीधा नहा कर आती हूँ, तब तक आप खाना बना लीजिए, मैं सीधे खाना ही खा लूंगी। अपनी सास को ऑर्डर देकर बहू अंदर चली जाती है और सास हैरानी से उसे देख रही है। दिन में खाना खाते हुए दिशा का ध्यान खाने में कम और आम पर ज्यादा है जो उसके पास कटे हुए रखे हैं। ये आम कहाँ से आए बेटा? फ्रिज में तो आम खत्म हो गए थे। वो मम्मी जी, ये मेरे मायके से आए थे, बस कुछ ही बचे हैं, खत्म होने वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रात से और मंगवा दूंगी। तुम्हें बहुत पसंद है क्या आम? हाँ मम्मी जी, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मेरे मायके के आम ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं तो पापा से बोलकर ही मंगवाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या खास है उन आम में? जरा हमें भी खिलाओ तो पता चले। अच्छा मम्मी जी, शाम के खाने में क्या बनाएंगे हम? शाम का खाना मैं बना दूंगी। सास की बात सुनकर बहू बात को पलट देती है और सास हैरान रह जाती है कि बहू ने अचानक बात क्यों पलट दी। कुछ देर बाद बहू सोने चली जाती है और शाम के 7 बज चुके हैं। बहू अभी तक सोकर उठी नहीं है। राज भी ऑफिस से वापस आ चुका है और देखता है कि दिशा अभी तक सो रही है। उसे उठाने की वो कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। दिशा उठो, कितना सोओगी? 7 बज गए। लेकिन दिशा उठने का नाम नहीं लेती और वो गुस्से में बाहर आता है। मम्मी, ये दिशा कब की सो रही है? अभी तक उठी नहीं है। हाँ बेटा, दिन में खाना खाकर सोई थी और अभी तक नहीं उठी, मैं भी हैरान हूँ। ऐसी कैसी नींद है इसकी? सुबह भी देर से उठना है और शाम को भी। आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं हो माँ? समझ जाएगी बेटा, धीरे धीरे समझ जाएगी। अगले दिन 2 बड़ी पेटी भर के आम आए होते हैं और सास देखकर हैरान है कि इतने आम किसके लिए आए हैं। तभी बहू बाहर आती है और खुश होती है। अरे मेरे आम आ गए, क्या बात है, मैं कब से इंतजार कर रही थी। बेटा, इतने सारे आम तुमने किसके लिए मंगवाए हैं? अपने लिए मम्मी जी, और किसके लिए? आपको तो पता ही है मुझे आम कितने पसंद है। लेकिन बेटा, 20 किलो आम तो बहुत होते हैं, ये तो खराब ही हो जाएंगे। नहीं होंगे मम्मी जी, खराब होने तक मैं इन्हें चलने ही नहीं दूंगी, सब खा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इन्हें फ्रिज में रख दो, हम लोग भी खाते रहेंगे। नहीं मम्मी जी, ये तो सिर्फ मेरे लिए आए हैं, आप अपने लिए रात से मंगवा लेना। ये सारे तो मेरे कमरे में रहेंगे और मैं दिन भर खाती रहूंगी। सास को बड़ी हैरानी होती है कि बहू ने आम खाने से उसे मना कर दिया।
और सारे के सारे आम अपने कमरे में ले गई। शाम को राज ऑफिस से वापस आता है तो देखता है पूरे कमरे में आम ही आम हो रखे हैं। वो हैरान होता है, लेकिन देखता है दिशा तो सो रही है। अपनी माँ से जाकर वो सवाल करता है, मम्मी ये इतने सारे आम कौन लाया है? तेरी बीवी ने अपने मायके से मंगवाए हैं। क्यों, हमारे यहाँ आम नहीं मिलते हैं क्या? और इतने सारे आम मंगवाने की क्या जरूरत थी? पूरा घर आम की स्मेल से महक रहा है। मैंने भी यही कहा था, लेकिन तेरी बीवी कहती है उसे आम बहुत पसंद है और सारे के सारे वही खाएगी, किसी को एक टुकड़ा भी नहीं देगी। ये आप क्या बोल रही हो? ये ऐसा क्या है उसके मायके के आमों में? अभी जाकर बात करता हूँ उससे। जाने दे बेटा, बच्ची है, उसमें अक्ल नहीं है। उसे खुश रहने दे, खाने दे आम, हम दूसरे मंगवा लेंगे। लेकिन ये अभी तक सो क्यों रही है? रात के 8 बजने वाले हैं और उठने का नाम ही नहीं ले रही है। इसकी नींद का क्या करूं मैं? राज गुस्से में चिढ़ने लगता है। कुछ दिन बाद दिशा अंदर कमरे में सो रही है और उसका पति और सास आपस में बात कर रहे हैं। आज फिर से 2 पेटी आम आए हैं और उसने सारे के सारे अपने कमरे में रख लिए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किसी को आम इतने कैसे पसंद हो सकते हैं। वो तो फिर भी ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे इसकी नींद की आदत समझ नहीं आ रही। ऐसी कैसी नींद है? कितना भी उठाओ उठती ही नहीं है, जैसे नशे में सो रही हो। दिन में आम खाती है और सो जाती है, फिर रात में आम खाती है फिर सो जाती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ उसकी नींद से। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा माँ। तभी डोरबेल बजती है। राज आकर दरवाजा खोलता है, देखता है कि सामने कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और वो उन्हें देखकर घबरा जाता है। राज शर्मा का घर यही है? दिशा शर्मा यहीं रहती है? जी, लेकिन हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आपके घर में ड्रग्स होने की खबर मिली है। तभी दिशा भी उठकर आती है। पुलिस वाले अंदर आकर सभी जगह की तलाशी लेने लगते हैं। ये इतनी ज्यादा आम की स्मेल क्यों आ रही है? क्या आपके आम के खेत हैं? पुलिस का सवाल सुनकर दिशा बहुत डर जाती है। नहीं, वो असल में मेरी बहू के मायके से आम आए हैं। उसे आम बहुत पसंद है, इसलिए। कहाँ रखे हैं वो आम जो आपकी बहू के मायके से आए हैं? पुलिस अंदर कमरे में जाकर चेक करने लगती है। दिशा बहुत डर जाती है और उसके सास और राज अभी भी हैरान हैं। पुलिस आम चेक करती है और एक आम बाहर ले। क्या ये आम आपके बहू खाती है? जी, लेकिन इस बात से आपको क्या लेना देना? क्या आपको आपकी बहू के बिहेवियर में कुछ अजीब नहीं लगता? या तो वो ज्यादा जागती रहती है या सोती रहती है। जी इंस्पेक्टर साहब, सोती बहुत है, लेकिन ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जी असल में आपकी बहू नशीले पदार्थ का सेवन करती है और वो नशीला पदार्थ इन आमों में इंजेक्शन के जरिए डालकर आता है, जिसे खाने के बाद आपकी बहू घंटों सोती रहती है। और ये आम इसके मायके से नहीं आते, बल्कि एक ड्रग सप्लायर की तरफ से आते हैं। राज और उसकी माँ ये बात सुनकर हैरान है और दिशा के होश उड़ जाते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। राज, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करूं? बिना नशा किए मैं रह नहीं सकती। मुझे काफ़ी सालों से नशा करने की आदत है और उसके बिना तो मेरा जीना मुश्किल है। इसलिए मैंने आम के ज़रिए इस घर में ड्रग्स मंगवाया। हमें इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग का इस्तेमाल भी करती है और उसके पास सप्लाई कहाँ से आता है उसकी भी जानकारी लेनी होगी। पुलिस दिशा को अपने साथ ले जाती है और उसकी सास और पति हैरानी में वहीं खड़े सोच रहे हैं कि ये उनके साथ क्या हो गया। छोटे से शहर में शर्मिला अपने पति और 3 बेटों के साथ रहती थी। कुछ ही दिन में शर्मिला अपने तीनों बेटों की शादी करवा देती है। तीनों बहुएं बहुत ज्यादा शांत और सुशील थी। परिवार में बहुत एकता और प्यार था। सभी लोग बिना लड़ाई झगड़े के एक साथ हमेशा खुशी खुशी रहते थे। सभी बहुएं एक दिन किचन में काम कर रही थी। ना जाने कितने दिन हो गए हैं हम सब कहीं घूमने नहीं गए। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा सुप्रिया। इतने दिन हो गए हम सब सिर्फ किचन से हॉल से किचन में ही चक्कर लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सबको कहीं घूमने जाना चाहिए। क्यों? दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें कहीं ना कहीं तो घूमने जाना ही चाहिए। क्यों सुप्रिया दीदी, आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है?
मेरा मन भी बाहर घूमने जाने का कर रहा है, लेकिन ये लोग कहीं लेकर थोड़ी ना जाने वाले हैं। सिद्धांत को मैंने कल रात को भी कहा था कि घूमने चलते हैं, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। सागर जी का भी यही हाल है, कहीं घुमाने ही नहीं लेकर जाते। अगर वो नहीं लेकर जाएंगे तो क्या हम लोग कहीं नहीं जा सकते घूमने? हाँ? नहीं नहीं, इस तरीके से अकेले घूमना सही नहीं होगा। मेरी मानो तो हम सबको मिलकर अपने अपने पति को मनाना चाहिए, ताकि हम सभी लोग साथ में कहीं घूमने जा सके। मुझे तो लगता है हमें अपने पतियों से बात करने की जगह अपनी माँ जी से बात करनी चाहिए। अगर वो पापा जी को मना ले तो हम सब साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। अरे ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। हम सब ऐसा ही करते हैं, हम सब मिलकर माँ जी से बात करते हैं। क्यों? लेकिन अगर माँ जी नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? वैसे भी घर में तो बोर ही हो रहे हैं, एक बात पूछने में क्या जाता है। अगर मान गई तो अच्छा ही है, और उन्होंने मना कर दिया तो हम कह देंगे कि हम मजाक कर रहे थे। दीदी, आपके पास तो बहुत दिमाग है। हर डांट से बचने का आप तरीका ढूंढ ही लेती है। अरे भला हो भी क्यों ना, आखिरकार दीदी सबसे बड़ी जो है, दिमाग तो बड़ा होना ही है। चलो चलो, अब तुम दोनों मुझे मक्खन मत लगाओ, मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले तो मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं सब समझ रही हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, भला हम दोनों आपको मक्खन क्यों लगाएंगी? चलो चलो, मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों मिलकर मुझे अकेले भेजना चाहते हो माँ जी से बात करने के लिए, लेकिन इस बार मैं अकेले बातें ही करूँगी, तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा। नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे माँ जी से बहुत डर लगता है। माँ जी से डर किस बात का? मुझे तो नहीं लग रहा दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ जाऊंगी माँ जी के पास, और मैं माँ जी से सारी बातें कह दूंगी कि हमें घूमने जाना है, मतलब जाना है। तुम्हें माँ जी के बारे में पता नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। अगर अच्छे से पता होता ना तो ये नहीं कहती। बस करो, अब तुम दोनों झगड़ना शुरू मत हो जाना। चाय बन गई है, हम सब चाय देने के बहाने माँ जी से बात कर लेंगे। इतना कहकर तीनों बहुएं चाय लेकर शर्मिला के पास पहुँचती है और शर्मिला को चाय देती है। फिर घूमने जाने की बात करने लगती है। क्या घूमने जाना है? लेकिन क्यों? ना ही कोई त्योहार है और ना ही किसी का जन्मदिन। अचानक तुम तीनों के दिमाग में ये घूमने का प्लान कहाँ से आया? माँ जी, ना जाने कितने दिन हो गए हैं हम कहीं भी घूमने नहीं गए, और जरूरी थोड़ी ना है कि घूमने जाने के लिए किसी त्योहार या किसी का जन्मदिन होना चाहिए। हम तो कहीं भी कभी भी घूमने जा सकते हैं ना। माँ जी, हमारा पूरा परिवार एक साथ कहीं घूमने जाएगा तो हमारी कुछ यादें बनेंगी, और आगे जाकर ये याद ही तो हमारे आगे पीछे हमारी खुशियों के रूप में हमें याद आएगी ना। तो एक ऐसा समय तो होना ही चाहिए जिस समय हमारा पूरा परिवार एक साथ हो और खुशी में झूम रहा हो। सारिका बहू की बात मुझे कुछ हद तक समझ में आई। सारिका के अनुसार हमें घूमने जाना चाहिए, और सारिका की बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। लेकिन ये सब कैसे होगा और हम कहाँ घूमने जाएंगे? माँ जी, मैंने सब कुछ सोच लिया है, हम कहाँ और कब घूमने जाएंगे। बस आप पापा जी को और उनको मना लीजिएगा, और फिर संध्या को कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है, वो टिकट बुक कर लेगी। ठीक है, फिर मैं उनको और अपने तीनों बेटों को बोल दूंगी। तुम तीनों उसकी चिंता मत करो, पर टिकट बुक करेंगे, लेकिन उसके लिए ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। माँ जी, हम सब कश्मीर क्यों नहीं चलते? वहाँ वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लेंगे और घूमना भी हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छी फोटोज भी आएंगी। वैसे माँ जी, आपका क्या कहना है? मुझे तो बस वैष्णो देवी के दर्शन से मतलब है। तुम लोग सारी तैयारी कर लो,
शाम को मैं सबसे बात कर लूंगी। फिर तीनों बहुएं बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर अपना अपना काम करने लगती है। शाम होते ही शर्मिला परिवार के सभी लोगों से बात करती है और सभी लोगों को मना लेती है। फिर अगले ही दिन की टिकट बुक हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लेते हैं। लेकिन संध्या की खुशी सबसे अलग थी। वो खुशी से झूम रही थी। याहू! सच में मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं कश्मीर जाऊंगी। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? याहू! ये! अरे बस मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। अब बस करो और जल्दी सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी तो है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा ठीक है बाबा, रुक गई। चलो अब हम दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सोमवार को सभी लोग तैयार होकर कश्मीर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मंगलवार को सभी लोग कश्मीर पहुंच जाते हैं। एक दिन आराम करके बुधवार को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वैष्णो धाम पहुंचते हैं। माँ जी, मैंने सोचा है वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम सभी लोग पहाड़ियों पर जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। माँ जी, वहाँ फोटोज भी बहुत अच्छी आएंगी। हम पहले वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ फोटोज लेने जरूर जाएंगे। अरे पहले तुम लोग शांति से दर्शन तो कर लो। दर्शन अभी किया नहीं और दर्शन के बाद क्या करेंगे, पहले ये सोच रहे हो। किसी को फोटो लेना है तो किसी को पहाड़ पर घूमना है। जो करने आए हैं पहले वो करते हैं। शर्मिला की बात सुनकर सभी लोग सबसे पहले वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। फिर पूरा परिवार कश्मीर की हरियालियों में गूंजते हुए बच्चों की खिलखिलाहट, लहराते फूलों की खुशबू का मजा उठाने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने पति के साथ इधर उधर घूमने लगते हैं। वहीं एक तरफ सिद्धांत सुप्रिया की फोटो ले रहा था। अरे ऐसे नहीं, ऐसे फोन थोड़ा टेढ़ा करके लो ना, फोटो अच्छी आएगी। देखो मैंने कितना अच्छा पोज दिया है। अरे ठीक है, फोटो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तुम पहले सीधी खड़ी तो रहो, ये टेढ़ी मेढ़ी क्या खड़ी हो? देखो तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं टेढ़ी मेढ़ी नहीं खड़ी हूँ, इसे पोज कहते हैं, पोज। शांति से तुम मेरी फोटो क्लिक करो ना। तभी वहाँ एक अजीब से वेशभूषे में गिरा हुआ अजीबो गरीब कपड़ों में एक आदमी संध्या के पास आता है। आपका नाम क्या है? क्यों आपको मैं अपना नाम क्यों बताऊं और आप है कौन? मैंने जितना पूछा है उतना बताओ मुझसे, उल्टा सवाल मत पूछो, जल्दी अपना नाम बताओ। सिद्धांत को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपना नाम बता देता है। मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत, क्या तुम हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूँ। वैसे आप? जैसे ही सिद्धांत हाँ कहता है, वो इंसान सिद्धांत के ऊपर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर चारों ओर एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग वहाँ खड़े सभी लोगों से उनका नाम और धर्म पूछकर उन्हें मारने लगते हैं। उनमें शर्मिला के बेटों के साथ शर्मिला का पति भी शामिल होता है। एक एक करके सभी की मौत हो जाती है। आपने ये क्या किया? आप है कौन भला? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे बेटों के साथ मेरे पति की भी जान ले ली। भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने सबकी जान ले ली है, तो मेरी भी ले लो। मैं अकेले जिंदा रहकर क्या करूंगी? नहीं मारूंगा, ना तुम्हें मारूंगा, ना तुम्हारी बहू को मारूंगा। आखिरकार तुम सब जिंदा रहकर कर भी क्या सकती हो? तुम सिर्फ और सिर्फ एक औरत हो और औरत कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ जी से इस तरीके से बात करने की? तुम कहना क्या चाहते हो? औरत कुछ नहीं कर सकती? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे मारोगी? तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम क्या, बल्कि तुम्हारा पूरा देश मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के बारे में कुछ कहने की? तुमने बिल्कुल सही कहा संध्या,
ये एक अनजान इंसान हमारे देश के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम सब ये भूल रही हो कि तुम सब एक औरत हो, और एक औरत मेरा क्या बिगाड़ेगी। तुम लोग मुझे तब छोड़ोगी जब तुम लोग मुझे पकड़ सकोगे। तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग मुझे पकड़ो। अरे जब मेरे पति मेरे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और यह जो तुम्हारी बहू है ना, इन्हें भी समझा देना कि यह सिर्फ एक औरत है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर आतंकवादी वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस सभी से पूछताछ करने लगती है और कुछ ही दिनों में सभी को सही सलामत उनके घर पहुँचा देती है। शर्मिला के बेटे और उसके पति के अंतिम संस्कार के बाद सभी साथ में बैठी थी और खुद को कोस रही थी। ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं बाहर घूमने जाने की जिद नहीं करती तो ये सब नहीं होता। दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। घूमने जाने का सबसे पहले मैंने ही कहा था। ये सारी मेरी ही गलती है। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। ये तो सब किस्मत का खेल है। ये तकदीर में लिखा था, इसीलिए ये हो गया। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब हमारी ही तकदीर में क्यों लिखा था। भगवान ने मुझे क्यों नहीं अपने पास बुला लिया। भला मेरे बेटों की अभी उम्र ही क्या थी जो कि उन्हें मुझसे छीन लिया। माँ जी, इसमें मेरी ही गलती है। अगर मैंने टिकट बुक नहीं किया होता तो ना ही हम कश्मीर जाते और ना ही हमारे साथ ये सब होता। सभी लोग खुद को कोस रहे थे, लेकिन संध्या शांत बैठी हुई थी और एक बहुत गहरी सोच में डूबी थी। सभी की बात सुनकर संध्या को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत खड़ी होकर गुस्से में सभी को चिल्लाने लगती है। बस बहुत हो गया। मैंने आप सभी का बहुत सुन लिया। आप कह रही है कि आपकी गलती है तो माँ जी कह रही है कि उनकी गलती है। कोई ये नहीं कह रहा कि उन लोगों की गलती है जिसने नाम पूछकर बिना किसी वजह के हमारे पतियों को मार दिया। कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि हम उनसे बदला लेंगे, हम उनसे अपने सुहाग का बदला लेंगे। बदला? लेकिन हम उनसे कैसे बदला लेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं? उनसे बदला लेना हमारे हाथ में नहीं है। हाँ संध्या बहू, ये तू क्या कह रही है? भला हम उनसे कैसे बदला ले सकते हैं? ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम ये सब कैसे कर सकते हैं? सभी लोग हिम्मत हार चुके थे। किसी को भी बदला लेने का ख्याल नहीं आता है। लेकिन संध्या शादी के बाद पहले आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, पर जबरदस्ती उसके घर वालों ने तू लड़की है ये कहकर उसकी शादी करवा दी थी। लेकिन आज भी उसके अंदर का वो जुनून मरा नहीं है, जो कि देश के लिए कुछ करने का जुनून था। और इसीलिए संध्या उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए सभी को जागरूक करती है। संध्या, तुम्हारी बात सही है, लेकिन माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब हमारे बस में नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सभी लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? अगर हम चाहे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। कोई भी काम मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर संध्या सभी को ये समझाने लगती है कि कुछ भी करके हमें अपने सिंदूर का बदला लेना ही है। संध्या की बातों में जो हौसला था, जो जुनून था, उसकी वजह से सभी लोगों में बदले की भावना आ जाती है और सभी लोग मिलकर बदला लेने का सोचते हैं। बहू, तेरी बातें सुनकर मुझ में हौसला आ गया है और ये जुनून भी आ गया है कि मैं अपने बेटे और अपने पति के मौत का बदला जरूर लूंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उन आतंकवादियों से बदला लेंगे कैसे? माँ जी, मैंने सब सोच लिया है। हम सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद बदला लेंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। संध्या, तुम आर्मी ज्वाइन करने की बात कह रही हो,
लेकिन आर्मी ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है। हम इस तरीके से कैसे आर्मी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के लिए हमें आर्मी के बारे में बहुत कुछ जानना होगा और मेरे ख्याल से ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है दीदी, ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ भी करके हमें हमारे सिंदूर का बदला लेना है और साथ ही उन्हें ये बताना है कि एक भारतीय औरत अपने सिंदूर के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमने जब बदला लेने की ठान ही ली है तो कुछ भी करके हम उनसे बदला जरूर लेंगे। सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करने के लिए हमें आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ बातें जाननी होगी, जिसके लिए हमें थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी होगी। और इन सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि हम आज माँ दुर्गा के मंदिर में जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद अपने सिंदूर के बदले की शुरुआत करेंगे। बहू, तूने बिल्कुल सही सोचा है। हम आज ही नहीं बल्कि अभी माँ दुर्गा के मंदिर में जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर अभी के अभी आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर देंगे। जी माँ जी, और इस मिशन का नाम होगा मिशन सिंदूर। इतना कहकर सभी लोग माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं और उनके सामने बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं और फिर सभी लोग आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पूरे 1 साल बाद उनकी मेहनत और माता रानी के आशीर्वाद के वजह से वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम सब आर्मी ऑफिसर बन गए हैं, तो हम सब लोग उन आतंकवादियों से आसानी से बदला ले सकेंगे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। हम आतंकवादियों से इतनी आसानी से बदला नहीं ले सकते, क्योंकि आतंकवादी भी बहुत शातिर होते हैं। अभी हमने हमारे मिशन का पहला पड़ाव पार किया है। अभी आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी पड़ाव बाकी है। बस अब माता रानी हमें उस पड़ाव को भी पार करने की शक्ति दे और इस मिशन में हम कामयाब होकर ही लौटे। संध्या इतना कहती है कि तभी दौड़ते हुए सुप्रिया आती है। संध्या, आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और अब वो घड़ी आ गई है जब हमें हमारे सिंदूर और हमारे देश का बदला उन आतंकवादियों से लेना है। हाँ बिल्कुल, अब हम सभी तुरंत चलते हैं और मिशन सिंदूर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भारत माता की जय। फिर सास बहू की जोड़ी उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए जंग की शुरुआत कर देती है। आखिरकार उनकी मेहनत और माता रानी के आशीर्वाद का फल उन्हें मिलता है और मिशन सिंदूर कामयाब होता है। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ करना मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। आज हम लोगों की मेहनत और माता रानी के आशीर्वाद के कारण मिशन सिंदूर कामयाब हुआ। आज ये सब कुछ तेरी वजह से हो पाया है। सिर्फ तेरी वजह से ही हम आर्मी ज्वाइन कर पाए। एक तू ही थी जिसने इतने मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी और हम सब की हिम्मत बनी। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं घर में सबसे बड़ी बहू होने के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं बन सकी, लेकिन तुम सबसे छोटी होने के बावजूद सबसे बड़ा काम कर दिया है। तुम्हारी वजह से आज हम सभी ने अपने सिंदूर का बदला लिया है। संध्या, बदला लिया है। नहीं माँ जी और दीदी, ऐसा नहीं है। ये सब हम सबकी मेहनत का फल है, आप सबके साथ का नतीजा है। सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सभी ने मिलकर ये साबित किया है कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो अपने देश और अपने सुहाग के लिए किसी से भी लड़ सकती है और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। और वही पूरे देश में भी संध्या की हिम्मत और हौसले की ही तारीफ गूंज रही थी। इस तरीके से संध्या ने अपने सिंदूर और अपने देश का बदला उन आतंकवादियों से लिया और ये साबित किया कि एक भारतीय नारी अपने देश और अपने सुहाग के लिए कुछ भी कर सकती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी औरत को कम नहीं समझना चाहिए। हर एक औरत के अंदर माँ दुर्गा का रूप होता है, बस देर है तो उस रूप को पहचानने की। और उस रूप को पहचानने के बाद हर एक भारतीय औरत कुछ भी कर सकती है।